अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था क्या है? तो जो अर्थव्यवस्था है, यह धन और प्लस संसाधन, इन दोनों से मिलकर बनता है अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संसाधन जो होते हैं, संसाधनों को नागरिकों में इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। तो इसमें नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है और इसमें जो धन होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है। उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें नागरिकों के कल्याण के लिए संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है। संसाधन मतलब कि जो चीज़ें होती हैं मार्केट्स में, बाज़ार में, जो नागरिकों के आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक्स टेबल, कुर्सी, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब संसाधन में आ जाते हैं। इन संसाधनों का किस प्रकार आवंटन किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, तो उसी को जो है अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो दूसरा अर्थशास्त्र भी होता है। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र धन प्लस सिद्धांत के से मिलकर बनता है। तो जो अर्थशास्त्र है, यह एक ऐसा विषय होता है जिसमें नागरिकों के भौतिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, और इसको हम धन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र को। इसमें नागरिकों के भौतिक कल्याण से का अर्थ यही है कि इसमें जो नागरिक होते हैं, इसमें धन का संग्रह किया जाता है, संसाधनों का संग्रह किया जाता है, और उसको सिद्धांत के रूप में जो है उन्हीं संसाधनों को, जो कि हमारे पास संसाधन उतना उपलब्ध नहीं है, हमारे पास दुर्लभ ही संसाधन उपलब्ध हैं भारत में, तो उन दुर्लभ संसाधनों को ही नागरिकों में आवंटन किया जाता है, जो कि संग्रह किसके पास रहता है? अर्थशास्त्र के पास संग्रह रहता है, और उसको आवंटन करता कौन है? अर्थव्यवस्था करता है। तो ये जो है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन था, व्याख्या थी। और तो संसाधनों का जो है संसाधनों का नागरिकों में इस प्रकार आवंटन किया जाए नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, उसी को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। जो अर्थशास्त्र है, एक सैद्धांतिक विचारधारा है, मतलब इस सिद्धांतों पर आधारित है अर्थशास्त्र, और सैद्धांतिक विचारधारा है। और जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है, यह वास्तविक स्वरूप है। अर्थशास्त्र का वास्तविक स्वरूप अर्थव्यवस्था है। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है जो विभिन्न संसाधन होते हैं, नागरिकों की आवश्यकता अनुसार जो संसाधन बनते हैं, संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन्हीं संसाधनों का जो है संग्रह करता है अर्थशास्त्र। और उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके कोई भी देश जो है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो है, कोई भी देश अर्थव्यवस्था में जो है उन्हीं संसाधनों का जो है नागरिकों में उचित प्रकार से आवंटन करता है। आवंटन का मतलब नागरिकों में बांटता है। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का संबंध, आपसी संबंध है, एक दूसरे से संबंधित है, कनेक्टेड हैं दोनों। और जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के जो है उत्पादन करने के लिए 4 प्रकार के संसाधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। 4 संसाधन। जो भूमि होता है, भूमि तो संसाधन उगाने के लिए होता है, लाइक्स जैसे कि अनाज हो गया, गेहूँ, चावल हो गया, ये सब संसाधन हैं। ये संसाधन जो है भूमि में उगाए जाते हैं। तो भूमि से जो है, भूमि में आय के रूप में क्या प्राप्त होता है? भूमि से आय के रूप में हमें किराया प्राप्त होता है। जो श्रम होता है, श्रम से हमें क्या प्राप्त होता है? श्रम करने से मजदूरी प्राप्त होता है, मजदूरी के रूप में पैसे। पूंजी से क्या प्राप्त होता है? पूंजी से हमें ब्याज प्राप्त होता है। अगर हमारे पास पूंजी है, पैसे हैं, तो हम दूसरे लोगों को, जिनको उन पूंजी की आवश्यकता है, तो उनको हम ऋण के रूप में उस पूंजी को दे सकते हैं, और वो हमें ब्याज सहित जो है उस पैसों को लौटाएंगे। तो हमें इस प्रकार जो हमें ब्याज मिलता है पूंजी से। जो उद्यमशीलता है, उद्यमशीलता से लाभ की प्राप्ति होती है।
उद्यमशीलता से जो है लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ का मतलब, उद्यमशीलता मतलब शेयर मार्केट जिसमें रिस्क होता है, तो उसमें जो है लाभ की प्राप्ति होती है। और कोई भी अर्थव्यवस्था जो होता है जब उस विकास करता है तो उसमें दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। एक तो संसाधनों का अभाव होता है, उस अर्थव्यवस्था में अभाव महसूस होता है, और जो भी संसाधन, दुर्लभ संसाधन उस देश में उपलब्ध होते हैं, उसके पास ये समस्या होती है कि उन जो भी संसाधन है उसका आवंटन कैसे किया जाए। तो आवंटन करने की समस्या उत्पन्न होती है और एक अभाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये दो प्रकार की समस्याएं जो कोई भी अर्थव्यवस्था विकास करता है तो उसमें ये देखने को मिलती हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है मुख्यतः कई समस्याएं उत्पन्न होती है विकास में, कि किस प्रकार के संसाधन उत्पन्न किया जाए, किसके लिए किया जाए, कैसे किया जाए, मतलब कि कौन से संसाधन उपलब्ध किया जाए, गेहूँ किया जाए, चावल किया जाए, बाजरा किया जाए, किसके लिए किया जाए, जो है एडल्ट जवान के लिए किया जाए, वृद्ध के लिए किया जाए, बच्चों के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए और कैसे किया जाए। कैसे का मतलब पूंजी लगा के किया जाए या श्रम के माध्यम से संसाधन उपलब्ध किया जाए। तो ये सब जो समस्याएं हैं वो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं हमें। और अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो है पहला अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा है संसाधनों के आवंटन के आधार पर, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। 3 प्रकार की होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रकार। तो इसमें ये भी 3 प्रकार की होती है, एक विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश। इस प्रकार जो है अर्थव्यवस्था जो है 3 भागों में बटी हुई है और इनके भी अपने अपने जो है उपभाग हैं। तो पहला जो था अंतर संबंधों के आधार पर, उसमें जो है बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। जो बंद अर्थव्यवस्था है अब मैं इसको बताऊंगी। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था में जो है आयात निर्यात जो होता है उसकी जो पूर्ण स्वतंत्रता होती है खुली अर्थव्यवस्था में। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं की जो है आवाजाही पर जो है पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और उनको आवाजाही का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है। और तीसरा ये है कि ये जो है उदारवादी नीति का पालन करते हैं। जो खुली अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उदारवादी नीति का पालन करते हैं। ये जो है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात जो होता है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है उन देशों में। और इनमें जो है ये जो है संरक्षणवादी नीति का पालन करते हैं। संरक्षणवादी नीति का मतलब कि ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे देश से सामान नहीं लाएंगे अपने देश में, ना ही अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजेंगे, तो हमारा संसाधन सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार ये संरक्षणवादी नीति का पालन करते हैं। और ये जो है जो बंद अर्थव्यवस्था है ये समाज में एक आदर्श स्थिति के रूप में देखा जाता है, आदर्श स्थिति के रूप में। तो इस प्रकार जो है जो दूसरा प्रकार है अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, पहला है पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो है इसमें जो है जो समाजवादी में जो कीमतों का जो निर्धारण होता है केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें कीमतों का निर्धारण जो होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो है जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उस पर सरकारों का पूर्ण नियंत्रण होता है। आर्थिक क्रियाओं का मतलब उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनियमन। उत्पादन, वितरण, उपभोग और विनियमन, ये 4 जो है आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। और ये जो हैं जो इसमें जो बाज़ार प्रतिस्पर्धा होता है
बाज़ार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, मतलब इसमें बाज़ार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और इसमें जो है नागरिकों का अधिकतम कल्याण पर ध्यान दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का जो निर्धारण होता है बाज़ार की शक्तियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बाज़ार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें जो है निजी लाभ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता है। इसमें पूर्ण नियंत्रण जो है जनता का होता है, बाज़ार की शक्तियों का होता है। और इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उस पर निजी लोगों का अधिकार होता है। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उत्पादन, उपभोग, विनियमन और वितरण, तो इस प्रकार जो है इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आल टू आल जो देखभाल है वो निजी कंपनियां, निजी लोग सब करते हैं, इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें सरकार जो है नियामक की भूमिका अदा करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और इसमें सरकार का नियंत्रण तो होता है पर सीमित रूप में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का जो नियंत्रण होता है वह सीमित रूप में होता है। और इसमें जो है सम्मिलित रूप से जो है नागरिकों के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है पूंजीवादी, समाजवादी, उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था था। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था का जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था में जो है तीन प्रकार के जो है क्षेत्र होते हैं। तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है जो संसाधनों का जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। और इसमें जो कच्चे माल होते हैं, कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है, वो जो है कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र होता है उससे प्राप्त होता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, खेती आ जाता है, ये सब जो प्राथमिक क्षेत्र के काम हैं। पशुपालन, डेयरी, ये सब जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के कार्य हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है उसको जो है उसको मशीनों के द्वारा जो है नए उत्पादों में जो है परिवर्तित किया जाता है। नए उत्पाद उससे बनाए जाते हैं, उत्पादित किया जाते हैं। जैसे कि जो गेहूँ होता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित होता है कच्चा माल, इसको द्वितीयक क्षेत्र में जब लाया जाता है तो उसको मशीन से उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो द्वितीयक क्षेत्र है इसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसमें जो है मूल्यवर्धन किया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है और विनिर्माण किया जाता है, इसी को मूल्यवर्धन कहते हैं। जो तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें ये जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी गतिविधियों में जो है ये सम्मिलित होता है, इसीलिए हम सेवा के रूप में सेवा देता है, इसलिए हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो तृतीयक क्षेत्र है यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो है नियामक की भूमिका निभाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में नियामक की भूमिका अदा करता है, इसीलिए हम इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। और विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर ये था। पहला है विकास अल्प विकसित देश। जो अल्प विकसित देश होते हैं इनमें संसाधनों का दोहन जो है प्रारंभिक अवस्था में होता है। और
इनमें जो है बहुत कम इनमें जो है इनका जो प्रति व्यक्ति आय होता है वार्षिक, वो बहुत कम होता है अल्प विकसित देशों का। और जो है और ये अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसका स्थान अधिक होता है। प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भर रहते हैं अल्प विकसित देश वाले लोग, और ये तकनीक की दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए होते हैं। और इनमें जो आधारभूत संरचना होती है, आधारभूत संरचना जो है अत्यंत खराब होती है। मतलब ये आधुनिक जो तकनीकें होती हैं उनको नहीं अपना पाते हैं बहुत अल्प विकसित देश, इसीलिए उनको अल्प विकसित देश की कैटेगरी में रखा जाता है। और इनमें गरीब और बेरोजगारी की जो दर होती है वह और अधिक होती है। जैसे कि पाकिस्तान जो है एक अल्प विकसित देश है। उसी प्रकार विकासशील जो देश हैं, इनमें संसाधनों का जो दोहन जो है प्रारंभिक अवस्था में तो होता है, लेकिन इनमें अद्भुत संभावनाएं होती हैं कि ये भविष्य में संसाधनों का दोहन अधिक संसाधन उत्पन्न कर पाएँ। तो इस प्रकार जो है जो विकासशील देश होते हैं इनमें प्रति व्यक्ति आय जो है अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से कम होती है। मतलब जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जो विकसित देश हैं, इनसे जो है अल्प विकसित देशों का जो प्रति व्यक्ति आय होता है वह कम होता है। और जो आधुनिक तकनीक होते हैं उनका भी अभाव होता है। तकनीक तो होते हैं अल्प विकासशील देशों में, लेकिन जैसे कि अमेरिका के पास आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं और उसका अभाव होता है इनमें, लेकिन संभावनाएं होती हैं कि ये भी आधारभूत आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर पाएंगे, कर लेंगे। और इनमें जो है इनमें भी जो है जो आधारभूत संरचना होती है, जो अर्थव्यवस्था का संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी ये पिछड़े हुए होते हैं, अभाव होता है इन देशों में। और औद्योगिकीकरण में जो है अनेक जो है संभावनाएं देखने को मिलती हैं अल्प विकसित देशों में। और जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारा भारत एक विकासशील देश है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में सरकार ने जो है द्वितीयक क्षेत्रक यानी कि औद्योगिक सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया था, जिससे कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान नहीं देने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाई सही ढंग से। तो इस प्रकार जो है सरकार अब जो है औद्योगिक सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्रक पर जो है ध्यान दे रही है, और उसके लिए उसकी प्रगति के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। तीसरा है विकसित देश। विकसित देश क्या है? विकसित देश वो हैं जिनमें जो संसाधनों का दोहन होता है वह बहुत अधिक उच्च स्तर पर होता है, और ये तकनीक की दृष्टि से अधिक प्रगतिशील देश होते हैं। इनमें प्रति व्यक्ति आय अधिक उच्च होती है, और इनमें जो द्वितीयक और तृतीयक जो सेक्टर है, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है, उनमें जो है ये अधिक समृद्ध होते हैं, अधिक ध्यान देते हैं सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र पर, इसीलिए देश विकसित हो पाए हैं। तो इस प्रकार भारत भी जो औद्योगिक क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सेवा क्षेत्र की स्थिति तो भारत में ठीक है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो भारत सरकार उसके लिए योजनाएं बना रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में जो है मुख्यतः 3 आर्थिक संस्थाएं होती हैं, जैसे कि परिवार है, परिवार के जो लोग होते हैं वह जो कंपनी होती है, फर्म होती है, उसमें जो है श्रम के रूप में संसाधन उपलब्ध कराते हैं श्रम के रूप में, तथा उसके बदले में उन्हें जो है प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। उन श्रम के बदले उन्हें जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं उसके बदले में उनको आय प्राप्त होती है। और जो कंपनी होती है उसको जो है, जो परिवार के लोग होते हैं उसको उपभोग व्यय देते हैं। दूसरा है जो कंपनी जो फर्म है, यह वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करती है। तो इस प्रकार जो है इसके लिए जो है जो कंपनी या फर्म है
यह निवेश व्यय करती है, इन्वेस्ट करती है जो कंपनी होती है। तो इसको निवेश व्यय किया जाता है कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा। जो सरकार है, सरकार जो है परिवार और फर्म में जो है फर्म के कल्याण के लिए कल्याणकारी व्यय करती है। यानी सरकार को जो है इन दोनों संस्थाओं से, परिवार और फर्म से आय के रूप में टैक्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो है अर्थव्यवस्था का जो चक्रीय प्रवाह है, आय का चक्रीय जो प्रवाह है, ये चलता रहता है। परिवार के लोगों ने फर्म में श्रम दिया, श्रम के रूप में संसाधन दिया, फिर वो जो फर्म है उसने निवेश व्यय किया, इन्वेस्ट किया पैसे को, फिर सरकार को उन दोनों से आय के रूप में टैक्स प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये जो है अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था गतिशील स्थिति में है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें संसाधनों की गतिशीलता हो, संसाधन गतिशील हो, तभी वह जो है अर्थव्यवस्था विकसित हो पाएगी। तो इस प्रकार जो है किसी भी देश को अपनी जो है संसाधनों की गतिशीलता पर अधिक ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको आर्थिक समृद्धि करनी है तो उसको उसकी गतिशीलता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और संसाधनों की गतिशीलता से ही जो है उत्पादों में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था का गतिशील होना जरूरी है, आय का चक्रीय प्रवाह का होना जरूरी है अर्थव्यवस्था में। नहीं तो अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर होती है वह रुक सकती है, अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय व्यवस्था क्या है? वित्तीय व्यवस्था जो है वित्त क्या है? मुद्रा के उपयोग का जो हमें अधिकार प्राप्त होता है उसी को वित्त कहते हैं। मतलब हमें अधिकार है कि हम मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं, उसी को हम वित्त कहते हैं। और जो वित्त का जो लेन देन का आधार होता है वह ब्याज के रूप में होता है या लाभ के रूप में होता है। मतलब अगर हम किसी को ऋण दे रहे हैं तो हमें लाभ प्राप्त होगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो ऋण ले रहा है उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है यह इसी को वित्त कहते हैं। मुद्रा के उपयोग का जो अधिकार होता है उसी को हम वित्त कहते हैं। वित्तीय व्यवस्था क्या होता है? वित्तीय व्यवस्था जो है इसमें वित्तीय सेवाओं, वित्तीय उपकरण, वित्तीय बाजार का जो है यह सम्मिलित रूप होता है वित्तीय व्यवस्था, उसी को वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। और यह जो वित्तीय व्यवस्था है यह बचतकर्ता और निवेशक के मध्य का कड़ी होता है, जो कि संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय व्यवस्था जो है संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त का होना हमारे अर्थव्यवस्था में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, मुद्रा का होना। वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार जहाँ वित्त का लेन देन जो है आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र की ओर होता है, वित्त का लेन देन, उसी को हम जो है वित्तीय बाजार कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है वित्तीय संस्था, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय उपकरण, इन सब का जो है प्रयोग किया जाता है। वित्तीय संस्था मतलब बैंक, वित्तीय उपकरण मतलब उनको नियंत्रित करने के लिए नियम, और वित्तीय सेवाएं जो कि लोगों को ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये इन सभी का प्रयोग करके जो है वित्तीय बाजार को नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि वित्तीय संस्था मतलब बैंक, और ग्राहक मतलब जो बैंक है, वित्तीय संस्था है वह आधिक्य वाला क्षेत्र, और जो बैंक है वह अभाव वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार जो बैंक है वह ग्राहक को वित्तीय सेवा देगा ऋण के रूप में, फिर ग्राहक उसको ब्याज और प्लस मूलधन सहित उसको ऋण को चुकाएगा। तो इस प्रकार जो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आधिक्य वाले क्षेत्र से, यानी बैंक आधिक्य वाले क्षेत्र है, फिर ग्राहक कमी वाला क्षेत्र है, आधिक्य वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र के लेन देन को जो है उसी को वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार का जो है महत्व क्या होता है? संसाधनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण होता है वित्तीय बाजार, क्योंकि संसाधनों का गतिशील होना जरूरी है। नहीं तो संसाधन एक जगह पर स्थिर रहेंगे तो वही अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाएगी। मतलब कि जैसे नोटबंदी हुआ था
वो सरकार ने संसाधनों की गतिशीलता के लिए ही नोटबंदी किया था, क्योंकि लोग जो है नोट के रूप में जो है अपने घर में ही वह इकट्ठा करने लगे थे पैसा, जो कि अगर वो बैंक में रखते उन पैसों को तो उन्हें ब्याज के रूप में कुछ पैसे भी प्राप्त होते हैं ब्याज के रूप में, और वो बैंक जो होता बैंक को भी लाभ होता, बैंक जो है उन पैसों से दूसरों को ऋण दे पाता, उसको लाभ होता। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था प्रगति करती। तो संसाधनों की गतिशीलता के लिए वित्तीय बाजार जो है अधिक महत्वपूर्ण है, और यह बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करता है, और यह बचत को निवेश में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि मतलब अगर हम घर में पैसे रखते हैं तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए जो है इन्वेस्ट कराने की क्षमता होती है वित्तीय बाजार में, और यह आर्थिक जो समृद्धि उधर होती है उसको प्रोत्साहन करता है। तो इस प्रकार जो है वित्तीय बाजार जो है अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए। जो वित्तीय बाजार होता है दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और शेयर बाजार। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो है वित्त का मुद्रा बाजार में वित्त का लेन देन जो होता है अल्पकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि अल्पकालिक अवधि मतलब 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम। और जो पूंजी बाजार होता है इसमें जो वित्त का लेन देन होता है वह दीर्घकालिक अवधि की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि शेयर बाजार। तो इस प्रकार जो है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दो जो है वित्तीय बाजार के प्रकार होते हैं। और जो भारतीय मुद्रा बाजार है, भारतीय मुद्रा बाजार में भी 2 प्रकार का होता है, संगठित और असंगठित। जो संगठित भारतीय मुद्रा बाजार है, संगठित इसमें जो है इस बाजार में जो वित्त का लेन देन होता है, वित्त का जो आवाजाही होता है, लेन देन होता है, वह निश्चित नियमावली के तहत किया जाता है। मतलब एक नियम होता है, नियम कानून होता है कि इस नियम के तहत ऋण दिया जाएगा और इस नियम के तहत ऋण को जमा किया जाएगा। मतलब लेन देन मतलब जैसे कि भारतीय जो बैंक की व्यवस्था है यह एक निश्चित नियमावली के तहत जो है इसमें पैसे जमा किए जाते हैं और पैसे निकाले जाते हैं और ऋण लिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं। इस प्रकार दूसरा है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में जो है कोई नियमावली नहीं होती है, इसमें जो मौखिक रूप से निर्णय लिया जाता है, इसमें जो नियम का अभाव होता है। संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र जैसे कि सेठ या साहूकार जो होते हैं ये असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि यह जो जब किसी को ऋण देते हैं तो इनको ब्याज दर का निर्धारण करने का अधिकार इनको खुद का होता है। अब ये ब्याज दर कितनी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये असंगठित क्षेत्र है, पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी असंगठित क्षेत्रों पर ही केंद्रित थी, क्योंकि उस वक्त बैंकिंग व्यवस्था का अभाव था। इस प्रकार लोगों को जो है इन साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिसके बदले उनको अधिक मात्रा में जो है ब्याज चुकानी पड़ती थी, जिससे वह ऋण के जाल में फंस जाते थे लोग। तो इस प्रकार जो अब सेठ और साहूकार हैं, असंगठित क्षेत्र का जो असंगठित क्षेत्र की जो स्थिति है अब यह जो है अर्थव्यवस्था में नष्ट हो रही है, और अब संगठित क्षेत्र की ओर जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। संगठित क्षेत्र मतलब अब अधिक से अधिक जो है बैंकों की संख्या हो गई है देश में। यहाँ तक कि गांव में भी सहकारी बैंक के रूप में लोगों को ऋण दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा अगला टॉपिक है तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विड तरलता क्या है? जब हम किसी परिसंपत्ति का, पैसे का जब कम समय और कम हानि से उसको जब हम नगद रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसी को हम तरलता कहते हैं। मान लो अगर हमारे पास कोई पैसा है, मान लो 10 रुपये है, हम उसको थोड़े समय में ही और बिना हानि सहे जब हम उसको कैश रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसी को हम जो है तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। जिससे गोल्ड, सोने की जो तरलता होती है वो प्रॉपर्टी से जो है अधिक होती है, क्योंकि सोने को जो है नगद रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जल्द से जल्द, जबकि प्रॉपर्टी को जो है कम समय और कम हानि के साथ उसको नगद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है आरबीआई। अगला टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई जो है, आरबीआई की जो संरचना और कार्यप्रणाली है, आरबीआई जो है हमारी देश की केंद्रीय संस्था है।
केंद्रीय बैंक है, जो कि इसका कार्य होता है ऋण लेना और जमा स्वीकार करना, ये 2 काम होता है बैंक का। और आरबीआई की जो संरचना और कार्य होता है वह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो इसके कार्य और संरचना के बारे में बताया गया है। और भारतीय जो बैंकिंग व्यवस्था है इसका नियमन करने का जो अधिकार है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 से प्राप्त होता है, इसका नियमन करने का अधिकार। जबकि 1934 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1934 में जो है आरबीआई की जो है कार्य प्रणाली और जो है संरचना के बारे में चर्चा है। आरबीआई का संगठन, आरबीआई जो है आरबीआई के अंतर्गत जो है आरबीआई जो है जो सभी प्रमुख निर्णय होता है वह जो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। मतलब जितने भी बैंक हैं उन सब पर नियंत्रण जो है आरबीआई का होता है। और जो आरबीआई है और इन निर्णयों को लागू करने का अधिकार जो है स्थानीय बोर्डों का होता है। जो भी निर्णय आरबीआई लेता है उसको स्थानीय बोर्ड लागू करते हैं। और जो स्थानीय बोर्ड होते हैं इसमें एक गवर्नर होता है और 4 जो उप गवर्नर होते हैं। तो इस प्रकार जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा जो है इन जो है गवर्नरों की जो नियुक्ति होती है वह भारत सरकार द्वारा की जाती है। और ये जो है अर्थव्यवस्था में एक नियामक की भूमिका अदा करते हैं और मुद्रा का नियमन करते हैं अर्थव्यवस्था में। और हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है वह आरबीआई के नियंत्रण में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह इसका जो है जो हमारा केंद्रीय बोर्ड है, स्थानीय बोर्ड है, जिसके मदद से आरबीआई निर्णय लेता है, इसका 1 वर्ष में जो है 6 बैठकें होती हैं। 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होती हैं और इसका होना अनिवार्य है। जो वर्तमान में आरबीआई के पास जो है 4 स्थानीय बोर्ड हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों के जो है हितों को पूरा करते हैं। तो जो आरबीआई है हमारे देश के मुद्रा बाजार के लिए जो है एक संरक्षक की भूमिका अदा करती है, क्योंकि जितने भी बैंकिंग से संबंधित निर्णय होते हैं वो आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं। मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई को होता है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड क्या होता है? केंद्रीय निदेशक बोर्ड में जो है सरकारी निदेशक होते हैं, जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। दूसरा जो है गैर सरकारी निदेशक होते हैं, मतलब इनको सरकार नियुक्त नहीं करती है। जैसे 4 स्थानीय बोर्डों के निदेशक होते हैं और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। केंद्रीय बोर्ड में जो है 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, मतलब ये सरकार की तरफ से जो है उसमें नियम को लागू करते हैं। सरकार की तरफ से उस सरकार के राय को पेश करते हैं केंद्रीय बोर्ड में। तो इस प्रकार आरबीआई का जो कार्य होता है वो 2 रूपों में बांटा गया है, केंद्रीय बैंक के रूप में और विकासात्मक कार्य। केंद्रीय बैंक के रूप में जो है आरबीआई का जो कार्य है बैंकिंग प्रणाली का जो है नियमन करना है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई बैंकिंग प्रणाली का नियमन करता है, वह जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। और कागजी मुद्रा का जो है निर्गमन करता है, कागजी मुद्रा जारी करता है आरबीआई। और जो नए बैंक होते हैं उनको लाइसेंस देता है। और मौद्रिक जो नीति